हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है आपका 1.2, जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ सेट बताया था। और पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो टाइप ऑफ सेट से रिलेट करने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैंने बताया था उसी से मिलता जुलता पूरा क्वेश्चन है। मतलब जो मैंने थ्योरी बताई है ना, अगर वो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, तो ये वाला एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, थर्ड का ए पार्ट है, मैंने सेकंड तक करवाया था। थर्ड से मुझे कराना है। और थर्ड वाले क्वेश्चन में अपन को बताना है कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, अगर किसी सेट के एलिमेंट काउंटेबल है, मतलब उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, तो उसको मैं फाइनाइट बोलूंगा। और एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको इनफाइनाइट बोलूंगा। तो थर्ड का ए वाला पार्ट है, उन्होंने बोला है एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, क्या बोला उन्होंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, उन्होंने क्या बोला। ठीक है। तो यहाँ से हमें बताना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो उन्होंने क्या बोला इस सेट में कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो इस इक्वेशन से फाइंड आउट होता है। इसको अगर डिकोड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स एक एलिमेंट है जो इस इक्वेशन से निकल के आता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर आया +- 4। एक्स बराबर आया +- 4। तो सेट ए जो बनेगा उसमें 4 आएगा और माइनस का 4 आएगा। बताओ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है मैं उनको काउंट कर सकता हूँ। दो एलिमेंट, एक 4 है और एक -4 है, 4 है और -4 है। तो एलिमेंट काउंट काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट सेट। क्या बोलूंगा? फाइनाइट सेट। थर्ड का बी वाला जो पार्ट है आपका, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एक्स एक नेचुरल नंबर है, और सॉरी, मैं गलत नोट कर गया हूँ। एक्स एक पूर्णांक है। एक्स एक पूर्णांक है। अब जब एक्स एक पूर्णांक है, तो भाई अगर यहाँ पे देखेंगे तो पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट को लिखने की कोशिश करूंगा तो जैसे आपका क्या आ गया, जीरो आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, आगे ऐसे ही बढ़ोगे। बैक में जाओगे, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा। तो अगर मैं देखूंगा तो अब यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर की बात हो रही है। जितने भी इंटीजर होते हैं सारे के सारे इंटीजर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे एलिमेंट आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने एलिमेंट है, क्योंकि ये आपकी ये जो एलिमेंट है वो बढ़ते ही चले जाएंगे, और बैक में जाओगे मतलब नेगेटिव में जाओगे तो ये घटते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तो ऐसे थर्ड का सी वाला पार्ट है और डी वाला पार्ट है, तो मैं डी वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा। सी वाला पार्ट आप लोग खुद ही देखेंगे। डी वाले पार्ट पर उन्होंने बोला है कि कोई सेट है, डी वाला है। हाँ, उन्होंने कहा ई इक्वल टू कोई सेट है एक्स सच दैट, और उन्होंने क्या बोला कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 100। उन्होंने बोला एक्स एक वास्तविक संख्या है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ही क्या हुआ कि एक्स एक वास्तविक संख्या है जो कि 1 से 100 के बीच में होगा, या 1 होगा या 100 होगा। 1 होगा, 100 होगा, उनके बीच में होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 और 100 है, सॉरी 100, तो 1 और 100 होगा या उनके बीच में होगा। तो अगर मैं बात करूं कि दो संख्याओं के बीच में, अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में भी ऐसे एक क्वेश्चन हुआ था कि अगर कोई भी दो नंबर्स लिए और उनके बीच में अगर मैंने रियल नंबर की बात की, तो वहां पे रियल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कैसे? जैसे मैंने 1 और 100 के बीच में रियल की बात की, तो 1 और 100 के बीच में सारे के सारे पूर्णांक तो इन्वॉल्व होने ही है। पूर्णांक के अलावा जो पॉइंट वाले नंबर हैं, दशमलव वाले नंबर हैं, वो नंबर भी इन्वॉल्व होगा। जैसे 1 और 100 के बीच में जैसे 1.01 आ गया, 1.2 आ गया, 1.3 आ गया, 1.002 आ गया, 1.00002 आ गया, तो बहुत सारे नंबर हैं। तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते भाई। आप किसी भी इंटीजर को लिख के उसके बाद कितना भी पॉइंट, उसके किसी भी इंटीजर को लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई नंबर लिखेंगे तो एक डिफरेंट टाइप का वास्तविक नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर तुम रियल नंबर को देखोगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। मतलब इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दो नंबर लिए, मैंने 1 लिया और 2 लिया,
तो एक 1 और 2 तो रियल है ही। अगर इनके बीच में बात करें, जैसे मैंने बोल दिया 1.01, या मैंने बोलिए 1.05, या मैंने बोलिए 1.09, या मैंने बोलिए 1.51, या मैंने बोलिए 1.91, तो मैं पॉइंट के बाद नंबर थोड़ा भी चेंज करूंगा, जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा या कुछ करूंगा, तो नंबर भी अलग हो जाएगा। वो भी नंबर कैसा होगा? रियल होगा। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, या उनको इंक्लूड करके, मतलब उनको भी सम्मिलित कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे 1 और 100 सम्मिलित है, उनको सम्मिलित करके बीच के नंबर लिए जाए, या उनको सम्मिलित ना करा जाए। ना करा जाए का मीनिंग मतलब 1 और 100 को छोड़ के केवल बीच के नंबर भी लिए जाते हैं। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, या उनको इंक्लूड करके फिर बीच में, अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूँ तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। अगर यहीं पे बात आती है किसकी, अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि जो एक्स है वो जेड में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करने का मतलब वो इंटीजर है, तो फिर यहाँ पे काउंटेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर क्या बोला कि 1 से लेके 100 तक। फिर इनका मीनिंग क्या होता? 1 से लेके 100 तक मुझे इंटीजर की बात करनी है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 100 तक कितने इंटीजर मिलेंगे? ओनली 100 इंटीजर मिलेंगे। या इनके बीच में सम संख्याओं की बात कर दी जाए, या इनके बीच में विषम संख्याओं की बात कर दी जाए, या इनके बीच में आभाज्य संख्याओं की बात कर दी जाए, तो मतलब एक बार पूर्णांक टाइप से बात हो रही है, तो वो फाइनाइट होगा, क्योंकि पूर्णांकों को हम गिन सकते हैं किन्हीं दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में। आपको सर यहाँ पे पूर्णांक में आपने इनफाइनाइट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। उन्होंने कहा पूर्णांक लेना है, अब पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, अगर फिक्स कर देते यहाँ से यहाँ तक तो ये फाइनाइट में चला जाता। यहाँ पे फिक्स नहीं था, उन्होंने कहा पूर्णांक लो। अब कितने पूर्णांक लो ये तो नहीं पता था ना, इसलिए मैंने इसको इनफाइनाइट में डाला। यहाँ पे इसको भी इनफाइनाइट में क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे रियल की बात हो रही है। यहाँ क्राइटेरिया फिक्स था, लेकिन क्राइटेरिया फिक्स होने के बाद भी बात किसकी हो रही है? रियल की बात हो रही है। तब रियल की बात होती है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि दो नंबर्स के बीच में, या इंक्लूड करके बीच में बात की जाए, उन नंबर को भी इंक्लूड किया जाए और बीच में बात की जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो इनफाइनाइट सेट में जाएगा। किस में जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट में जाएगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? हाँ, थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन को समझना। उन्होंने क्या बोला है कि एक्स सच डेट 3x² माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको उन्होंने क्या बोला कि जो x है वो बिलोंग करता है C में। ठीक है, मैंने आपको बताया था C किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको हिंदी में बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। C किसको बिलोंग करता है? C क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। अच्छा, सी जो है वो किस टाइप से है? वो ए प्लस आयोटा बी के रूप में, इस सिंबल को बोला जाता है आयोटा। आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आयोटा का बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि आयोटा का मतलब क्या होता है। अभी एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आयोटा का मतलब क्या है। जो -1 का वर्गमूल होता है, अगर -1 का वर्गमूल लेंगे तो इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो, जैसे -2 का वर्गमूल लिया तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? -1 अलग करूंगा, 2 अलग करूंगा, तो यहाँ पे √2 तो ज्यों के त्यों रहेगा, और -1 को क्या लिख देंगे? आयोटा लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो सी है वो ए प्लस आयोटा बी का रूप है। मतलब ए प्लस आयोटा बी का मतलब क्या है? अगर आयोटा आया है तो इसके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं रूट में निगेटिव आया होगा। अगर आयोटा आया है तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिव आया होगा। और उन्होंने क्या बोला? बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? आयोटा का आना जरूरी है। अगर सपोज करो बी जीरो हो जाए, तो जीरो में किसी का भी मल्टीपल करोगे तो जीरो ही रहेगा। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बी जीरो होना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला पार्ट आएगा, और बी वाला पार्ट आएगा तो उसके साथ आई आएगा, और आई आएगा तो आई तब आएगा जब रूट में माइनस होगा, क्योंकि इस आई का मीनिंग होता है √1। इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, -1 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। -1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करूंगा। कितना है? 3x² माइनस का 12x इक्वल टू 0। 3x मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हुआ और x इक्वल टू 4 हुआ। तो यहाँ पे दो नंबर मिले, 0 मिला और 4 मिला। 0 मिला और 4 मिला। जब 0 और 4 मिला तो दोनों नंबर कैसे मिले? ओनली रियल मिले। तो जब आयोटा वाली बात आ जाती है तो उस नंबर को मैं बोलता हूँ काल्पनिक, इमेजिनरी।
ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे देखा जाए, जे वाला नंबर भी आपको कैसा मिला, रियल मिला, और जे वाला भी नंबर आपको कैसा मिला, रियल मिला। लेकिन नंबर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो सी टाइप का नंबर था। सी टाइप का नंबर होने का मतलब क्या था कि उसमें उस नंबर का कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसके रूट में माइनस होगा, तभी तो आयोटा आएगा। तो यहाँ पे इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी एक ऐसा नंबर नहीं था जहाँ पे रूट में माइनस आ रहा हो, क्योंकि रूट में माइनस आने वाले केस में ही हम लोग यहाँ पे आयोटा ला सकते थे। तो रूट में माइनस आया नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा। आयोटा नहीं आएगा तो इस टाइप का कोई नंबर नहीं आएगा। और हमें नंबर चाहिए था इस टाइप का, यहाँ से इस टाइप का कोई नंबर मिला नहीं। मुझे जो नंबर चाहिए था वो इस टाइप का नंबर चाहिए था, क्योंकि एक्स सी में बिलोंग कर रहा है। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए था जो सी टाइप का नंबर हो। सी टाइप का नंबर होने का मतलब क्या है, उसमें ए वाला पार्ट हो, ये यहाँ पे रियल है, ये जो है वो रियल है, रियल वाला पार्ट तो हो ही, रियल के साथ साथ वहाँ पे प्लस या माइनस में कुछ ऐसा पोर्शन हो, प्लस में ऐसा कोई पोर्शन हो जिसके रूट में माइनस आ रहा हो। तो रूट में माइनस तो आ नहीं रहा। इसका मीनिंग क्या हुआ आपका कि यहाँ पे सी टाइप का कोई भी नंबर नहीं मिला, और चाहिए कैसा था, सी टाइप का नंबर। तो सी टाइप का नंबर कोई मिला नहीं, इसलिए ये कौन सा सेट हो जाएगा आपका, फाइव हो जाएगा। फाइव मतलब ये हो जाएगा आपका नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को नंबर कैसा चाहिए था, सी टाइप, और सी टाइप का कोई नंबर मिला ही नहीं है। जब सी टाइप का कोई नंबर नहीं मिला तो इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट वही पॉसिबल होगा जो सी टाइप का एलिमेंट लाएगा। तो यहाँ पे किसी ने भी मुझे सी टाइप का नंबर नहीं दिया, ना तो जीरो ने दिया ना फोर ने दिया। और सी टाइप का नंबर आ जाता अगर रूट में माइनस होता, रूट में क्या होता, माइनस, तो रूट में माइनस है, इसका मतलब सी टाइप का कोई नंबर नहीं होगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा, इसको एक बार पॉज करके बैक में जाके एक बार इसको और समझना, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है उन्होंने, क्या बोला है, कोई सेट है एक्स सच दैट, कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस टू इक्वल टू जीरो, और x यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा रियल नंबर लेना है जो इस इक्वेशन से मिलता हो। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, एस एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन से मिलेगा, और एक्स कैसा होगा, रियल होगा। तो अभी तक इक्वेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन अपने किए हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखा जाए तो इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा। जब फैक्टर नहीं होता है तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मिला है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। द्विघात समीकरण में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ग्रहाचार सूत्र। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस टाइप का आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, माइनस फोर, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू टू अपॉन टू। ठीक है, तो माइनस टू प्लस माइनस फोर, फोर टू जा एट, अपॉन में कितना हुआ, टू हुआ। तो यहाँ पे रूट में देखा जाए तो माइनस टू प्लस माइनस रूट में माइनस चार आ गया। और आपको पता है, आपको शायद याद होगा, धराचार वाला जो फॉर्मूला जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है, तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में माइनस आ गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसी है, काल्पनिक है। और यहाँ पे मुझे वैल्यू कैसी चाहिए थी, वास्तविक चाहिए थी। तो यहाँ तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने देखा है कि जब धराचार का फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक मैंने फॉर्मूला लगाया, वो जो एक्स का वैल्यू मिला वो कैसा मिला, हमको काल्पनिक मिला। अब एक्चुअल में एक्स का वैल्यू जो मुझे चाहिए था वो कैसा चाहिए था, वास्तविक। सवाल में बोला गया कि नंबर मुझे कैसा चाहिए, वास्तविक। फैक्टर हुए नहीं, फैक्टर नहीं होने पर मैंने धराचार फॉर्मूला यूज किया, धराचार फॉर्मूले को यूज किया, जब मैंने सॉल्व किया तो रूट में माइनस आ गया है। मतलब कह सकता हूँ कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला पोर्शन है वो जीरो से छोटा आ गया है। तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में, कि रूट में अगर कहीं माइनस आ जाता है
तो वो मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसी हो रही है, काल्पनिक। वो हमें चाहिए कैसी थी, वास्तविक। तो वास्तविक तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये भी आपका हो जाएगा नल सेट। ठीक है। और जिनको नहीं पता है तो वो अभी फिलहाल के लिए इतना याद करे, अगर किसी भी वैल्यू के साथ रूट में माइनस आ जाता है, अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर सकते हो कि सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। धनाचार सूत्र कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो रूट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और रूट में माइनस आने का मतलब है कि मूल आपके कैसे हैं, काल्पनिक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके नल सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या गया आपसे कि कौन सा सेट आपका नल सेट है और कौन सा आपका सेट सिंगल सेट है। सिंगल बोल दो, सिंगलटन बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो कौन सा सेट आपका नल मतलब द्वित्व समुच्चय है, कौन सा सिंगल मतलब एकल समुच्चय है। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पहला सेट देखेंगे हम लोग, एक्स सच डेट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 8 है आपका। ठीक है। तो 8 नहीं है, 6 है आपका। तो मैं x प्लस 4 इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ पे ओनली एक ही एलिमेंट मिला जो कि मिला है 2, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल सेट। क्योंकि एक एलिमेंट मिला तो सिंगल सेट बोलेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं बोलता तो नल सेट बोलेंगे। ठीक है। 6 का बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, 6 के सी वाले को मैं डिस्कस करूंगा। उन्होंने क्या बोला है कि x कोई ऐसा नंबर है जो खुद से छोटा है। तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो खुद से छोटा हो, क्योंकि कोई भी चीज खुद के बराबर होगी, खुद से छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पे नो एनी पॉसिबल नंबर, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है जो खुद से कैसा हो, छोटा हो। तो कोई नंबर जब खुद से छोटा नहीं है तो यहाँ पे कोई नंबर पॉसिबल होगा ही नहीं। यहाँ तो वो नंबर पॉसिबल थे जो खुद से कैसे हो, छोटे हो। तो बताओ कोई कोई नंबर आप लोग खुद 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 सोचो, क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है। कोई भी नंबर ले लो, ये 4, क्या मैं 4 से छोटा बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। 0 को 0 से छोटा बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। 0 तो 0 के बराबर होगा, 4 4 के बराबर होगा। माइनस दो के बराबर होगा, छोटा तो नहीं हुआ। तो कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता है। किसी अदर नंबर से छोटे होने की बात करें तो अलग मैटर है, लेकिन खुद से छोटे होने की बात करें तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैं हूँ, क्या मैं खुद से बड़ा हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। या मैं खुद की एज से छोटा हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। तो कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर है तो वो खुद से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं, नो एनी पॉसिबल नंबर या नो एनी पॉसिबल एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको भी हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो ना। और 6 का जो आपका डी वाला पार्ट है उसको भी आप लोग कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 का जो डी वाला पार्ट है, सॉरी, उसमें क्या बोला, एक्स सच दैट उन्होंने क्या बोला है, 3x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोल दिया, जो ऊपर थ्योरी लिखी रहती है उसमें ही बोल दिया है कि जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं के लिए है। मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो एक्स मुझे यूज करना है यहाँ पे वो वास्तविक करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x² प्लस 2 बराबर 0। तो x² बराबर 2, यहाँ पे माइनस में जाएगा, 3 बटे में जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा। अगर मैं इसका रूट लूंगा तो रूट में कितना हो जाएगा, -2/3। तो रूट में माइनस आया, रूट में माइनस आने का मतलब है कि वैल्यू जो है वो काल्पनिक है। वो चाहिए कैसी थी, मुझे वास्तविक चाहिए थी। मिल क्या रहा, काल्पनिक मिला। काल्पनिक कैसे पहचाना, रूट में माइनस आया, और जब भी रूट में माइनस आएगा तो वैल्यू कैसी होगी, काल्पनिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी कोई भी वास्तविक संख्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कैसा आया, काल्पनिक आया। अब ये जब काल्पनिक आ ही गया है तो यहाँ पे कोई नंबर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, नल सेट बोलेंगे। सीधा है। आपसे एक्सपेक्टेशन किसकी थी, इस क्वेश्चन ने एक्सपेक्टेशन की रियल की, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मिला कैसा, इमेजिनरी, काल्पनिक मिला, इसलिए ये आपका नल सेट की कैटेगरी में जाएगा। चलिए इसका आंसर ले लीजिए इसका। हाँ, 7 में देखेंगे, 7 में क्या है आपको, 7 क्वेश्चन में बताना है।
ए बराबर बी है अथवा ए नॉट इक्वल टू बी है। बताना है कि दोनों साइड बराबर हैं या बराबर नहीं है। दोनों सेट बराबर हैं या बराबर नहीं है। 7 का ए पार्ट, कोई सेट है ए बराबर कितना है 3 5 7, 3 5 7 और बी बराबर है आपका कितना है बी बराबर 7 3 5, 7 3 5। ठीक है, अब देखना है कि दोनों सेट बराबर हैं तो बराबर बना इक्वल सेट का मैंने कंडीशन बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर कोई दो सेट बराबर हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें, इसमें भी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए में वही एलिमेंट है जो बी में है और बी में वही एलिमेंट है जो ए में है। मतलब ए और बी के एलिमेंट कैसे हैं, सेम सेम। और जब सेम सेम एलिमेंट है तो मैं बोल दूंगा ए बराबर बी। ठीक है, अच्छा मैं 7th के बी वाले पार्ट की बात करूंगा। तो 7th के अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करूंगा तो बी वाले पार्ट में उन्होंने पहला सेट ए दिया है 1 2 3 और बी है आपका पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य। ठीक है, अब मैं ए और बी दो सेट हैं और दोनों सेट में मुझे क्या देखना है कि दोनों बराबर हैं या दोनों बराबर नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट डिफरेंट है और बी के सारे एलिमेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब ए के एलिमेंट ना तो बी में हो ना बी के एलिमेंट ए में है। मैं बोल सकता हूँ ए और बी के एलिमेंट सेम सेम नहीं है। जब सेम सेम नहीं है तो मैं बोल दूंगा ए नॉट इक्वल टू बी। इक्वल तभी बोलेंगे जब एलिमेंट सेम सेम होंगे और जब एलिमेंट सेम सेम नहीं होंगे तो नॉट इक्वल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, सी वाले पार्ट में भी दो इक्वेशन है तो दोनों को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो सी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेट ए वाला इक्वेशन सॉल्व करो, सेट बी वाला इक्वेशन सॉल्व करोगे। दोनों के एलिमेंट अगर समान आ जाते हैं सेम सेम आ जाते हैं तो बराबर होंगे, सेम सेम नहीं आते हैं तो बराबर नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है। 8वें का ए पार्ट, 8वें के ए पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, 8वें के ए पार्ट में उन्होंने बोला है एक्स सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। और उन्होंने क्या बोला है कि एक्स आपका नेचुरल नंबर है और उन्होंने कहा ये बराबर 5 के है। इसका रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा। ये मुझे दिखाना है कि ये बात सही है या गलत है। इसमें यही पूछा गया कि जो ये पूरा लिखा हुआ है कि सही लिखा है या गलत लिखा। तो मैं कैसे पता करूंगा सही लिखा या गलत लिखा, इसके लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए बोलूंगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। मैं अगर इसको 0 के बराबर करता हूँ तो एक्स का वैल्यू -1 होगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा -1। और इसको मैं 0 के बराबर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और मैं इसका अगर फैक्टर करता हूँ, अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर कितना आने का है भाई, कितना आएगा। अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर तो नहीं हो रहा है तो धनाचार फॉर्मूला लगाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -b। अभी मैंने इसके पहले वाले में लगाया था -b। तो b कितना है, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पता होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात के रूप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोला जाता है a, एक्स के गुणांक को b, अचर पद को c। तो x इक्वल टू -b। तो b ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1 अपॉन में 2a 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर माइनस आ जाएगा क्योंकि जब 1 से 4 घटाओगे तो रूट में माइनस आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो काल्पनिक मिलेगी। चलिए यहाँ से वैल्यू काल्पनिक मिली, यहाँ से वैल्यू -1 मिली। और वैल्यू चाहिए कैसी थी हमें, नेचुरल चाहिए। वैल्यू चाहिए कैसी है, नेचुरल। और वैल्यू मिली कैसी, -1 और काल्पनिक। जब मैंने इस वाले फैक्टर को सॉल्व किया तो काल्पनिक मिला, इसको सॉल्व किया -1 मिला। तो काल्पनिक भी नेचुरल में नहीं होता है, ना ही -1 नेचुरल में है। तो यहाँ पे जिस प्रकार की एलिमेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमसे थी
इस क्वेश्चन ने हमसे जो एक्सपेक्टेशन की कि मुझे नेचुरल नंबर निकाल के दिखाना है, तो मुझे नेचुरल नंबर यहाँ पे मिला ही नहीं है, इसलिए ये सेट किस में चला जाएगा, नल सेट में। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है, मतलब सही है। कैसा है आपका, सही है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसका रिजल्ट जो होगा वो 5 के बराबर आएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो मैंने भी जब सॉल्व किया तो यहाँ मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि ये दो एलिमेंट तो मिले हैं ना सर, तो ये दोनों में कोई भी एलिमेंट नेचुरल नहीं है। और यहाँ पे जो नंबर की एक्सपेक्टेशन थी वो नेचुरल की थी, तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए, एट्थ का अगर मैं बी पार्ट देखता हूँ, एट्थ का बी वाले पार्ट पे अगर मैं फोकस करता हूँ, एट्थ का बी पार्ट, उन्होंने क्या बोला है, ए बराबर एक्स सच दैट, और उन्होंने क्या बोला है, एक्स आपका नेचुरल है और कैसा है, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। एक ऐसा नेचुरल है जो वन से 3 के बीच में है या इनके बराबर है। तो नेचुरल में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ऐसे नेचुरल लेना है जो वन से बड़ा या बराबर हो, 3 से छोटा और बराबर हो। यही 3 एलिमेंट आएंगे। बी में उन्होंने क्या बोला है, बी में उन्होंने बोला है बाई सच दैट, बाई के लिए बोला है। तीन इक्वेशन है, एक तो है 3 बाई प्लस 9, सॉरी बराबर 9 है, और उन्होंने क्या बोला है 2 बाई इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे बाई -1 इक्वल टू 1 है। तो बाई एक ऐसा नंबर है जो इन इक्वेशन से मिलेगा। अभी इक्वेशन वाले अपन ने सवाल किया है ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू निकलते हैं वही सेट बनेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले पार्ट को, तो 3 बाई बराबर 9 है, तो बाई बराबर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 9 में 3 का डिवाइड करोगे 3 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो बाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 3 आया, 1 आया, 2 आया। तो जो बी सेट है उसमें आपका 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला। तो अब देखा जाए, ए वाला सेट में 1 2 3 मिला, और बी वाले सेट में भी अपन को 1 2 3 मिला। ठीक है, तो दोनों के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। जी ए को सॉल्व किया, ये बी को सॉल्व किया, और दोनों के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, समान। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ए बराबर क्या होगा आपका, बी होगा। तो यहाँ पे यही पूछा था ए के बी पार्ट में, क्या ए बराबर बी सही है, बिल्कुल सही है। ये वाला भी स्टेटमेंट आपका कैसा है, सही है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में दो शब्द दिए गए हैं, दो मीनिंग दिए गए हैं, और दोनों मीनिंग से हमें क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। और मीनिंग से समुच्चय बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि मीनिंग में जितने अक्षर हैं सारे के सारे अक्षर लेके हम लोग सेट बनाते हैं। बस याद क्या रखना होता है कि मीनिंग में कोई भी अक्षर अगर एक से ज्यादा बार है, उसे लिखा कितनी बार जाएगा, एक बार। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कोई मीनिंग है, कितना है, सपोज कोई मीनिंग है ROOM, अगर मैं इसका सेट बनाऊंगा तो R आएगा, O आएगा और M आएगा, और इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और ओ भले ही मीनिंग में कितने बार था, 2 बार था, लेकिन सेट में कितने बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत है पूछेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या बोला है अपन से, इनको पॉज करके नोट भी किया करो बीच बीच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है कि समतुल समुच्चय पहचानना है। तो मैंने आपको समतुल समुच्चय में क्या बताया था, आपको शायद याद होगा। समतुल समुच्चय इक्विवेलेंट सेट में क्या बोला था, ए और बी कोई दो सेट है, और टू सेट्स, दो समुच्चय हैं, और दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो, एलिमेंट बराबर हो या नहीं हो, एलिमेंट की संख्या बराबर हो। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, ए बराबर AEI, और बी बराबर है कितना, 1 2 3, दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी कैसे होंगे, समतुल होंगे। ठीक है, अच्छा मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको, ए बराबर है आपका PQR, और बी बराबर भी है कितना, QPR। अब यहाँ भी देखा जाए तो एलिमेंट की संख्या समान है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट भी समान है,
एलिमेंट की संख्या समान है और एलिमेंट भी समान है, तो इन दोनों को मैं ए बराबर बी बोलूंगा। ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे संख्या भी समान है, संख्या भी कैसी है, समान है, तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी कैसे होंगे, समतुल होंगे। मैंने एक बात आपको बोली थी पिछले लेक्चर में कि अगर इक्वल सेट है तो समतुल जरूर होगा। मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि प्रत्येक सॉरी प्रत्येक समान समुच्चय समतुल समुच्चय होंगे, समतुल समुच्चय होंगे, समतुल समुच्चय होंगे। तो ये वाली लाइन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बोला था। चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सेट है, एक ए है, ए में क्या दिया गया आपका 1 है, 2 है, 3 है, बी क्या है आपका, यहाँ पे क्या है टी पी क्यू आर एस है, और सी है आपका कितना है ए बी एक्स, ए बी एक्स है, और डी है आपका, डी क्या है आपका ए ई आई ओ यू। मुझे यहाँ पे बताना है कौन कौन से सेट समतुल है। तो देखा जाए ए और सी में अवयवों की संख्या समान है, ए और सी में अवयवों की संख्या कैसी है, समान है, तो ये समतुल हो जाएंगे। क्योंकि समतुल को चेक करने के लिए अवयवों की संख्या पे फोकस करेंगे, और बी और सी में भी समान एलिमेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समतुल बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद करेंगे, 11 आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि वहां पे समान और समतुल समुच्चय को देखना है, समान और समतुल समुच्चय को देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पे मुझे डिसजॉइंट सेट पे चर्चा करना है। डिसजॉइंट को हिंदी में बोला था मैंने विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय। देखिए, तो बात हो रही है विसंगीत समुच्चय की, बात किसकी हो रही है, विसंगीत समुच्चय की। तो विसंगीत समुच्चय में क्या होता है, तो कोई भी दो सेट है, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उनको मैं बोलूंगा विसंगीत सेट। जैसे 12 का जो ए सेट है उसमें क्या बोला है 2 और 3। अच्छा, बी सेट आपका जो है उसमें क्या बोला है 4 5 6, 4 5 6। सी क्या है आपका 3 5 8, और डी क्या है आपका, डी है 1 5 7। तो देखना है यहाँ पे कौन कौन से सेट विसंगीत की कैटेगरी में जाएंगे। तो देखा जाए ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, विसंगीत हो जाएंगे। अच्छा, बी का तो सी के साथ कॉमन है, बी का डी के साथ भी कॉमन है। अच्छा, ए का डी के साथ कुछ कॉमन नहीं है, तो ए और डी भी कैसे हो जाएंगे, विसंगीत हो जाएंगे। तो विसंगीत में उन सेट्स को लेना है जहां पे कुछ कॉमन ना हो। तो ए और बी को क्यों लिया, क्योंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और डी को क्यों लिया, क्योंकि ए और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विसंगीत में ऐसे सेट्स लेंगे जहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। क्लियर है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तीन सेट हैं, एक 5 है, एक ब्रैकेट में 0 है, और एक ब्रैकेट में 5 है। उन्होंने कहा क्या तीनों समान है, क्या तीनों सेट समान है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब 5 अकेला हो तो उसको नल सेट बोला जाता है। इस ब्रैकेट में एक एलिमेंट है तो इसको सिंगल सेट बोला जाएगा, ठीक है। और जब 5 ब्रैकेट में चला जाता है तो वो भी सिंगल सेट बन जाता है। मैंने ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की हैं कि 5 अकेला है तो नल सेट है, और 5 ब्रैकेट में है तो सिंगल सेट है। तो ये वाला सिंगल है, ये वाला सिंगल है, लेकिन ये नल है, तो क्या ये तीनों समान है, नहीं है। तो तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है। तो बताइए, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट अगर हुआ है तो आप लोग उसको
एक बार दोबारा से पहले एक बार देखें, पूरा नोट आउट बना लें। जब नोट आउट बन जाए, सारी चीजें दिख जाएंगी, तो एक बार उसको मतलब रीस्टार्ट करके फिर से देख लेंगे, तो ये मानो कि सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगी। तो यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सबसेट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।